Hello students. So we are doing chapter electric charges and field, and today we will study next topic of electric dipole, that is torque on dipole in a uniform electric field. Now what is this? हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि suppose if I have a uniform electric field, what is uniform electric field? That at every point electric field is same. At every point this electric field is same and arrows are equally spaced. इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम है. तो मैंने इससे पहले डिस्कस किया था कि सपोज मेरे पास यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज है, कोई क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है अगर यहाँ पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में एरो है इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस चार्ज पे फोर्स लगेगा. किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इतना हमने पढ़ा था. क्लियर? अगर मेरे पास कुछ ऐसा चार्ज है, कैसा चार्ज, माइनस क्यू चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में है और यहां पर नेगेटिव चार्ज पड़ा है, तो व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन दिस चार्ज? रिमेंबर, कितने फोर्स लगेगा इस पे? जो भी फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू क्यू ई. किस डायरेक्शन में? ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड. इतना मैं आपको बता चुका हूं. क्लियर? तो अब क्या पढ़ना है हमने? ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या पढ़ा है? डायपोल पढ़ा है. एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या पढ़ा है? डायपोल. डायपोल मतलब पेयर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a. ये डायपोल पढ़ा है सपोज. क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या पढ़ा है? एक डायपोल. एक डायपोल रख दिया यहां और एक डायपोल है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, किसी भी सेंस में बोल सकते हैं आप. क्लियर? ये जो डायपोल है ये ऐसे रखा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है. जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है. क्लियर? तो इस डायपोल पे टॉर्क कितना लगेगा? अब हमने क्लास 11th में पढ़ा था टॉर्क क्या होता है. व्हेन देयर इज अ फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, एक इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगे किसी दो पॉइंट पे, ठीक है ना, एक फोर्स इधर एक इधर, दो पॉइंट पे लगे और उनके बीच में डिस्टेंस होना चाहिए, कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए. तो वो क्या करते हैं? डायपोल को अलाइन करने की, सॉरी, किसी भी चीज को, डायपोल है या कुछ भी, उसको अलाइन करने की कोशिश करता है. क्लियर? एक फोर्स ऊपर लग रहा है, एक नीचे, कपल फॉर्म होता है, दैट इज टॉर्क. आप सबको पता है. तो अब देखिए यहाँ क्या है, डायपोल है. डायपोल की वजह से फोर्स ऑन चार्ज, इससे पहले आप जब भी डेरिवेशन करेंगे लिखेंगे कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल placed in uniform electric field. Consider an electric dipole placed in uniform electric field. Clear? So force on charge plus q, कितना फोर्स होगा? F equal to plus QE. इतना फोर्स होगा. फोर्स ऑन चार्ज, उस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा. क्लियर? सिमिलरली फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू, माइनस क्यू पे कितना फोर्स लगेगा? फोर्स लगेगा कितना? क्यू ही होगा, माइनस क्यू ही, बट अपोजिट डायरेक्शन में होगा. क्लियर? सो इस पे, इस पॉइंट पे कहां फोर्स लग रहा है? इस डायरेक्शन में लग रहा है माइनस क्यू ई, और इस पे इस डायरेक्शन में लग रहा है प्लस क्यू ई. क्लियर? सो अगर इस ट्रांसलेटरी मोशन में एक ही लाइन देखें, सो नेट फोर्स कितना लगेगा along this electric field? what is the net force? प्लस क्यू ई और एक माइनस क्यू ई, तो नेट फोर्स कितना हो गया? 0. तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डायपोल रखा हुआ है तो उस पे नेट फोर्स कितना है? नेट फोर्स 0 है. ठीक है? एक इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में. नेट फोर्स क्या है? नेट फोर्स तो 0 है. क्लियर? इस पॉइंट पे, इस पे प्लस क्यू है, इस पे माइनस क्यू है. टोटल पूरे सिस्टम में फोर्स कितना है? इधर प्लस क्यू ई, इधर माइनस क्यू ई, तो नेट फोर्स 0. क्लियर? बट व्हाट इज टॉर्क? व्हाट इज नेट टॉर्क? और यू कैन से व्हाट इज टॉर्क? तो टॉर्क कितना होगा? तो टॉर्क निकालने के लिए हमें पता है क्या है, किसी दो पॉइंट पे फोर्स लगना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट लग रहा है, सेपरेटेड बाय अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? अगर ये थीटा है, ये 2a है, तो ये कितना होगा? 2a sin थीटा. मैंने आपको 11th क्लास में भी बताया था, थीटा के सामने वाला 2a sin थीटा. क्लियर? तो कैसे लग रहा है? ये 2a sin थीटा, one force is acting this side and one force is acting this side.
सो दिस इज फॉर्मिंग अ कपल, एक कपल बना रहा है, ठीक है। तो टॉर्क लगेगा कैसे, एक इस साइड फोर्स है और एक इस साइड फोर्स है, तो ये इसको घुमाने की कोशिश करेगा, क्या, ये डायपोल अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करेगा, किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। इसमें डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहां पर है, डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू होती है, हमें पता है। सो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहां है, इस डायरेक्शन में है डायपोल मूवमेंट, ठीक। डायपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, क्लियर। सो एक इस डायरेक्शन में डायपोल मूवमेंट है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों पे फोर्स लगा तो उस पर उसकी वजह से टॉर्क कितना लगेगा। सो व्हाट इज टॉर्क, टॉर्क इज आइदर फोर्स, क्लास 11th में पढ़ा था हमने, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स, दोनों में से कोई भी एक फोर्स ले लो और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही है टॉर्क। आपने क्लास 11th में पढ़ा था 2a sin थीटा, दैट इज द, सॉरी यहां पर लिख देते हैं इसको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a sin थीटा है और फोर्स कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स होता है ना, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स। तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो क्या है, QE है, दैट इज टॉर्क। इसको करेंगे Q इंटू 2a, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, एंड दिस इज E sin थीटा, और एंड वी नो व्हाट इज दिस, वी नो डायपोल मोमेंट इज Q इंटू 2a। हमें पता है डायपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी होती है, P इक्वल टू Q इंटू 2a। सो दिस कैन बी रिटन एज टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा। और हमने वेक्टर में कुछ फॉर्मूलाज पढ़े थे, व्हाट इज PE sin थीटा, वी कैन राइट इट एज P क्रॉस E, वी कैन राइट इट एज P क्रॉस E। ये क्या हो गया, डायपोल मोमेंट, हमने स्मॉल p से डिनोट किया था तो स्मॉल p से इसको डिनोट कर, PE sin थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, PE sin थीटा को हम लिख सकते हैं P क्रॉस E, ये हम क्लास 11th में ये भी पढ़ चुके हैं। तो नेट टॉर्क यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स भले ही जीरो है, एक प्लस QE एक माइनस QE, नेट फोर्स इज जीरो इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बट नेट टॉर्क इज नॉट जीरो। व्हाट इज द टॉर्क, टॉर्क इज P क्रॉस E, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, दिस इज सिंपल मल्टीप्लिकेशन, रिमेंबर दिस इज क्रॉस, व्हाई, बिकॉज दिस इज sin थीटा। So this is P, this is E, and this is the angle between both. And torque is perpendicular to both P cross E. P cross E perpendicular. Right hand screw rule. तो कहाँ होगा? This is torque P cross E into the plane of this board. और आप copy पे करोगे तो into the plane of paper. And this torque is equal to P cross E. P इस डायरेक्शन में है, E इस डायरेक्शन में है, तो ये क्या करेगा, डायपोल अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को जैसे अगर इधर रखा है और हमने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो ये इस पे टॉर्क लगेगा और इसको ये अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा। सो नेट टॉर्क इज P क्रॉस E एंड नेट फोर्स इज जीरो। नेट टॉर्क इज P क्रॉस E एंड नेट फोर्स इज जीरो। क्लियर, एक तो ये चीज याद रखनी है। और अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं अभी हम, क्लियर। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो 1 मार्क में क्वेश्चन आता है उसके बारे में हम बताते हैं क्या, कि नेट फोर्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, जीरो। नेट टॉर्क इज नॉट जीरो, ठीक है, P क्रॉस E कुछ टॉर्क होगा, जीरो नहीं होगा। और इसमें और क्या क्या केस आता है, इफ डायपोल इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, if dipole is parallel, यही लिख लो, और एंटी पैरेलल, dipole is parallel और एंटी पैरेलल टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, अगर डायपोल पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, डायपोल भी इसी डायरेक्शन में, सो नेट फोर्स तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जीरो ही है, ठीक है ना। नेट टॉर्क पे क्या असर पड़ेगा, नेट टॉर्क हमने बोला क्या होता है, PE sin थीटा, नेट टॉर्क इज PE sin थीटा एंड व्हाट इज थीटा हियर, थीटा क्या है, P और E के बीच में एंगल है, ये एंगल किसके बीच में, डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या एंगल है, थीटा एंगल है, एंड हियर थीटा इज जीरो। व्हाई जीरो, बिकॉज दिस इज आइदर पैरेलल टू फील्ड और एंटी पैरेलल टू फील्ड। एंटी पैरेलल होगा तो थीटा कितना होगा, 180 डिग्री, पैरेलल होगा तो थीटा जीरो।
नो प्रॉब्लम। दोनों ही केस में साइन 0 हो या साइन 180 हो, क्या होगा? साइन 0 डिग्री और साइन 180 डिग्री कितना होता है? 0। सो नेट टॉर्क इज 0 व्हेन डायपोल इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू फील्ड। और इसमें ये भी बोल सकते हैं नेट टॉर्क इज मिनिमम। टॉर्क इज मिनिमम कि जब डायपोल इस डायरेक्शन में है, डायपोल इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अपने आप को ये मिनिमम ही रखेगा, कुछ अलाइनमेंट ही नहीं है, टॉर्क ही नहीं लगेगा, ठीक है। और अगर एंटी पैरेलल है तो भी ऐसा होगा। अब अगर परपेंडिकुलर है, इफ dipole is perpendicular to यूनिफॉर्म, अभी सब में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। सो थीटा क्या होगा इस केस में? 90 डिग्री, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां है और डायपोल यहां है, क्लियर, परपेंडिकुलर है, तो थीटा इन दोनों के बीच में कितना है? 90 डिग्री। व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, टॉर्क इज PE sin 90 degree, and that is equal to P into E. And what is this? This is maximum torque. This is maximum torque. And when the torque is maximum, one mark question में आपसे पूछते हैं when angle between dipole and electric field is 90 degree. When dipole and electric field is perpendicular. So ये कुछ cases थे 1 mark 2 mark question में आपसे पूछ सकते हैं, क्लियर। सो ये हमने केस किया इलेक्ट्रिक फील्ड का, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे सेम थी, क्लियर। तो नेक्स्ट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह अगर हम बात करें किसकी? नॉन यूनिफॉर्म की, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो उस केस में क्या होगा? टॉर्क, क्लियर। या उस केस में फोर्स क्या होगा? अभी तक हमने यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म समझते हो क्या? कि सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, कैसे भी बना सकते हो, मतलब समझ आ रहा होगा क्या? कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं डेंसिटी बढ़ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, सी पॉइंट पे कम होगी, बी पॉइंट पे और ज्यादा होगी, या ए पॉइंट पे और ज्यादा होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ए ग्रेटर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड बी से, इलेक्ट्रिक फील्ड सी से। क्यों? क्योंकि डेंसिटी लाइंस की बढ़ रही है। मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस चीज पे डिपेंड कर रही है? डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, कि यहाँ पर अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, ठीक है। तो डिपेंड कर रही है एट एवरी पॉइंट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन आर, कुछ डिपेंडेंस है, कांस्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में क्या होता है? अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी तो इस पॉइंट पे फोर्स भी अलग लगेगा। फोर्स अब क्या होगा? फोर्स चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, फोर्स क्या होगा? इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा। इस पॉइंट पे अलग है, इस पॉइंट पे अलग है, इस पॉइंट पे अलग है। सो नेट फोर्स इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में नेट फोर्स कितना होगा? नॉन जीरो होगा, जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर सपोज मैं डायपोल रखूं तो इस पॉइंट पे अलग फोर्स लगेगा, इस पॉइंट पे अलग फोर्स लगेगा, क्लियर। तो इक्वल और अपोजिट फोर्स नहीं बोल सकते, इक्वल नहीं होंगे। व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म, क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, सो नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, ऑल्सो नेट टॉर्क इज नॉट इक्वल टू जीरो। कुछ ना कुछ टॉर्क भी लगेगा, क्लियर, कुछ फोर्स लगेगा और कुछ टॉर्क लगेगा। तो ये है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस। In case of non-uniform electric field, net force is zero. When net force is zero, net torque is also zero. Net force is zero and net force is non-zero and net torque is non-zero. अब एक और केस है, तो ये फोर्स मैंने बोला नॉन-जीरो है, ठीक है, फोर्स नॉन-जीरो है। तो सपोज मेरे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, आई हैव non-uniform electric field and dipole is नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसके दो केस हैं, क्या कौन से दो केस हैं? डायपोल इज पैरेलल टू फील्ड एंड डायपोल इज एंटी पैरेलल। डायपोल इज पैरेलल एंड डायपोल इज एंटी पैरेलल। सो सपोज मेरे पास फील्ड है इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में फील्ड इंक्रीज हो रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में फील्ड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, क्लियर। नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब यहां कम है, यहां ज्यादा होगी, यहां ज्यादा होगी, तो इस डायरेक्शन में फील्ड इंक्रीज हो रही है। और डायपोल की डायरेक्शन भी यही है, क्लियर। क्यों?
कि सपोज मैंने एक डायपोल रखा, ये माइनस क्यू ई, ये प्लस क्यू ई, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a, तो डायपोल की डायरेक्शन भी यही होगी। क्लियर? तो इस डायरेक्शन में इंक्रीजिंग ई है। क्लियर? इस डायरेक्शन में इंक्रीजिंग ई है, तो यहाँ प्लस क्यू पे कुछ फोर्स लगेगा। ठीक है? किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। वो फोर्स ज्यादा होगा किससे? कंपैरिजन टू दिस फोर्स। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ज्यादा है। क्लियर? तो इस केस में नेट फोर्स कहाँ होगा? नेट फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी? इस डायरेक्शन में होगी। यहाँ बड़ा वेक्टर है, यहाँ छोटा वेक्टर है। क्लियर? तो नेट फोर्स कहाँ होगी? नेट फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग ई। समझ आया? दोबारा एक बार सोचो। डायपोल क्या है? पैरेलल है फील्ड के। डायपोल है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, उसके पैरेलल क्या है? डायपोल है। इंक्रीजिंग फील्ड है इस डायरेक्शन में, तो इस पॉइंट पे फोर्स ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा इंक्रीज है। इस पॉइंट पे डायपोल पे फोर्स कम होगा, तो मैंने उसको छोटे वेक्टर से बनाया। दोनों का नेट किधर होगा? इस डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स, डायरेक्शन नेट फोर्स की डिपेंड किस पे करेगी? किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्रेडियंट कैसा है? ग्रेडियंट मतलब चेंज कैसा है। सो इधर देखो, व्हेन डायपोल इज एंटी पैरेलल, तो ये भी क्या है? इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है। क्लियर? अब डायपोल ऐसे रखा है, इधर प्लस क्यू ई, इधर माइनस क्यू ई, तो डायपोल की डायरेक्शन कैसे होगी? फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, ये तो हमें पता है। तो इस डायरेक्शन में क्या होगी? डायपोल की डायरेक्शन होगी। क्लियर? तो यहां पर फोर्स माइनस क्यू पे ज्यादा लगेगा या प्लस क्यू पे? ऑब्वियसली माइनस क्यू पे, इंक्रीजिंग ई है यहां पर। क्लियर? तो माइनस क्यू पे फोर्स क्या है? ज्यादा लगेगा। प्लस क्यू पे फोर्स कम लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो क्यू पे ऑपोजिट फोर्स लगता है ना, इसलिए इधर बनाया। प्लस क्यू पे क्या है? कम फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। प्लस क्यू पे है, ये माइनस क्यू पे। सिमिलरली यहाँ ये प्लस क्यू पे था, ये माइनस क्यू पे। तो फोर्स इस डायरेक्शन में ज्यादा लगेगा क्योंकि इंक्रीजिंग ही है। तो नेट फोर्स कैसा होगा? नेट फोर्स इस डायरेक्शन में इस साइड होगा। सो मैं इसमें ये बताना चाह रहा था आपको कि नेट फोर्स जो है, वो नेट फोर्स किस पे डिपेंड करता है? नेट फोर्स डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है नेट फोर्स? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग डायरेक्शन पे। सो नेट फोर्स डिपेंड ऑन द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस केस में नेट टॉर्क क्या होगा? इस केस में नेट टॉर्क किस केस में? व्हेन डायपोल इज पैरेलल। इसमें तो पता है कुछ ना कुछ होगा टॉर्क। नेट टॉर्क कितना होगा? नेट टॉर्क अगर हम तो P क्रॉस E, बट E डिपेंड्स ऑन R, ये नेट टॉर्क होगा, इतना पता है। इस केस में क्या होगा? इस फोर्स में, इस केस में नेट फोर्स तो हमने बता दिया, किस डायरेक्शन में होगा नेट फोर्स? जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रही होगी। ठीक है? और एंटी पैरेलल होगा तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर रही होगी। तो नेट टॉर्क क्या होगा यहाँ पर? नेट टॉर्क का फॉर्मूला तो यही है ना, P क्रॉस E, PE साइन थीटा। तो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, उस केस में क्या होता है? नेट टॉर्क जीरो। तो इस केस में नेट टॉर्क क्या होगा? नेट टॉर्क हमारे पास जीरो होगा। ठीक है ना? इस केस में नेट टॉर्क क्या होगा हमारे पास? जीरो। सो दिस इज अबाउट टॉर्क ऑन डायपोल इन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। उसमें क्वेश्चंस जनरली एग्जाम में इसमें से कुछ 1 मार्क क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। नॉन यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स होगा नॉन जीरो होगा या जीरो होगा? नेट टॉर्क क्या होगा? अगर पैरेलल है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? एंटी पैरेलल है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? क्लियर? सो दिस इज अबाउट डायपोल। डायपोल खत्म करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एरिया वेक्टर। बोलोगे सर ये क्या है एरिया वेक्टर? आज तक तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास कोई एरिया है तो हम उसका मैग्नीट्यूड बताते हैं, कितना मीटर स्क्वायर एरिया है ना, कितना हेक्टेयर एरिया है, कितना स्क्वायर यार्ड एरिया है। हम क्या बताते हैं? इसका एरिया, सिंपल मैग्नीट्यूड बताते हैं। और अब हमें आगे जो भी थ्योरी पढ़नी है इसके बाद, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कुछ कंडक्टर पड़ा है, कुछ चार्जेस पड़े हैं, कुछ एनक्लोज्ड चार्जेस पड़े हैं बंद, कुछ सिलेंड्रिकल चार्ज, सिलेंडर में चार्ज हैं और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगा दें, ठीक है, तो उसके लिए हमारे को एरिया वेक्टर की जरूरत पड़ेगी इसको सॉल्व करने के लिए। सो व्हाट इज एरिया वेक्टर? एरिया वेक्टर इज नथिंग बट दिस इज सपोज एरिया, दिस इज सरफेस S, दिस इज अ पर्टिकुलर सरफेस एरिया, या अभी ऐसे मान लो ये एक स्मॉल सरफेस है ds, ठीक है, ds सरफेस एरिया। तो एरिया वेक्टर क्या होगा? एरिया वेक्टर इज दिस, द आउटवर्ड नॉर्मल टू अ पर्टिकुलर एरिया। मतलब आपको कैसे बताएं कि सपोज ये नोटबुक है, ठीक है,
तो यहाँ पर एरिया वेक्टर कहाँ होगा, एरिया वेक्टर होगा इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, सिंपल, दिस इज एरिया वेक्टर। इस एरिया की जो ये बताएगा, डायरेक्शन बताएगा, और डायरेक्शन कौन बताएगा इसका, दिस नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल, क्लियर, कौन बताएगा डायरेक्शन, डायरेक्शन बताएगा आउटवर्ड नॉर्मल। सो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज नॉर्मल टू द प्लेन, प्लेन के नॉर्मल होगी, कैसा नॉर्मल, याद रखना है आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल। तो दिस इज सिंपली एरिया वेक्टर, किसी एरिया का नॉर्मल वेक्टर, मतलब ये बोर्ड है, ये बोर्ड का एरिया वेक्टर मैं बोलूं क्या होगा, तो आउटवर्ड नॉर्मल, ये बोर्ड आपको दिख रहा है, इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल। ये आउटवर्ड नॉर्मल क्या बोल रहा हूं कि सपोज मेरे पास ये एक बॉक्स है, सपोज, क्लियर, एक बॉक्स है, तो हर सरफेस पे एक एरिया वेक्टर होगा, हर सरफेस का ये सरफेस है, एक सिंपल 2D सरफेस है, जैसे ये बोर्ड पूरा है, इसका एक एरिया वेक्टर। ऐसे ही सपोज ये सरफेस की बात कर रहा हूं मैं, ये वाले, इस सरफेस की बात कर रहा हूं बोर्ड में सबसे इधर वाले की, तो इसका एरिया वेक्टर कहां होगा, आउटवर्ड नॉर्मल। ऐसा नहीं बोल सकते इसका एरिया वेक्टर अंदर होगा, नो, दिस इज रॉन्ग, एरिया वेक्टर इज आउटवर्ड नॉर्मल टू एरिया, दिस इज एरिया वेक्टर, इफ दिस इज द सरफेस ds, दिस इज द सरफेस एरिया वेक्टर, ठीक है, आउटवर्ड नॉर्मल। इस ये वाली जो सरफेस है बॉक्स की, ये वाली सरफेस, इसका कहां होगा एरिया वेक्टर, बाहर की तरफ, अंदर नहीं होगा, आउटवर्ड नॉर्मल होगा एरिया वेक्टर। तो ध्यान रखना, ये स्मॉल मिस्टेक से ही प्रॉब्लम होती है कंसेप्ट समझने में। दिस इज आउटवर्ड नॉर्मल, दिस इज एरिया वेक्टर, एंड व्हाट इज दिस ds वेक्टर, दिस ds वेक्टर इज ds मैग्नीट्यूड इनटू n cap, and what is n cap, n cap is unit normal to surface ds, ठीक है, ये क्या है, यूनिट वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर है टू सरफेस ds। सो ds वेक्टर कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड ऑफ ds इनटू n, ये तो आप लिखते ही हो, यूनिट वेक्टर को क्या लिखते हो, वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड, वही लिखा है बस मैंने, ये क्या लिखा है, वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड, ठीक है। सो ds वेक्टर इज यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस ds, सरफेस ds का यूनिट नॉर्मल। अब ये तो एक 2D सरफेस थी, है ना, सपोज मेरे पास 3D सरफेस है, ये 3D सरफेस है, तो इसका बताना है, सपोज ये 3D है, इमेजिन करो, तो इसमें एरिया वेक्टर बताना है, तो कैसे बताएंगे, तो मैं बोलता हूं कि हर, मतलब ये अगर ऐसे सरफेस है तो यहां पर अलग होगा, यहाँ का आउटवर्ड नॉर्मल कहां होगा, यहाँ बार, इसका क्या होगा इधर, इसका इधर, क्लियर। तो हम सबको क्या करेंगे, वेक्टोरियली ऐड कर सकते हैं, क्लियर। तो सपोज ये पूरा सरफेस S था, मैंने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया ds, और इस ds का यूनिट नॉर्मल कहां होगा, यहाँ पर, ये ds वेक्टर होगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू ds into n cap, when I write ds or this like ds, these are same both, ds vector का magnitude, or simply we can write it as ds, clear। So this is unit area vector to this surface, suppose this is ds1 surface, suppose here is surface ds2, so this is normal to the surface ds2, area vector normal to the surface। तो एरिया वेक्टर बेसिकली है क्या, एरिया वेक्टर कि कोई भी एरिया है, कोई भी एरिया है, उसका ये सरफेस एरिया पे आउटवर्ड नॉर्मल के वेक्टर को हम एरिया वेक्टर बोलते हैं, इतना समझना है आपको, क्लियर। दिस इज एरिया वेक्टर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दिस इज सिंपली एरिया वेक्टर, क्लियर। इसमें ज्यादा मैंने बस समझाने का था क्योंकि ये आगे यूज होगा, दिस इज एरिया वेक्टर, और ये कहाँ यूज होगा, जो हमने पढ़ना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, अब देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये एक वेक्टर फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा फील्ड है, एक वेक्टर फील्ड है, वेक्टर फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वो फील्ड की हम टर्म्स में उसमें बात करते हैं कि उसका इफेक्ट होता है हर जगह सराउंडिंग में अलग अलग। सो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर फील्ड, एक वेक्टर फील्ड है, और हर वेक्टर फील्ड का कुछ फ्लक्स होता है। फ्लक्स का मतलब ये कि कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अगर मैं ये बोलूं कि एक ट्यूब है, ठीक है, पानी वाली सिंपल ट्यूब है, उस ट्यूब में से कुछ टाइम में कितना पानी बाहर आ रहा है, दैट इज फ्लक्स, ठीक है।
उसमें अमाउंट में जो भी सब्सटेंस की हम बात कर रहे हैं वो कितना क्वांटिटी उसमें से पास हो रही है, दैट इज फ्लक्स। कितना पानी पास हो रहा है, दैट इज वाटर फ्लक्स, ठीक है ना, कितना भी फ्लक्स है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि सपोज मेरे पास ये एरिया है, ठीक है ना, ये पूरा बॉक्स था, सपोज बॉक्स का एक साइड ले लिया मैंने, क्यूबॉइड का एक साइड ले लिया, इसमें से सपोज यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, क्लियर। ये मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं, जैसे मैंने बताया कि अब हम आगे डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है ना, डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं कि डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें तो उसमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, what is electric flux? Electric flux is defined as the total number of electric field lines, total number of electric field lines passing through पर्टिकुलर सरफेस एरिया। आई एम श्योर आप समझ गए होंगे, जैसे मैंने ट्यूब का एग्जांपल दिया कि कितना सब्सटेंस बाहर आ रहा है, ऐसे ही अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ रही है। सपोज मेरे पास ये सरफेस एरिया है, यहां से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो इस सरफेस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, इधर भी बाहर, यहां भी जा रही होगी, यहां भी जा रही होगी, तो फ्लक्स क्या होगा, इस सरफेस से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं, यहां से एंटर कर रही है, यहां से बाहर निकल रही है, ठीक है। तो इस सरफेस की बात करेंगे, इस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्लियर, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू द एरिया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग, यहां नॉर्मली भी लिख लो, बहुत जरूरी है, total number of electric field lines passing normally through a particular surface area, passing normally to a particular surface area, ठीक है। तो कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस एरिया से बाहर निकलेंगी, दैट इज फ्लक्स, एज सिंपल एज दैट, क्लियर। सो सपोज ये कुछ छोटा सा सरफेस है डेल्टा एस, और फ्लक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से, दिस इज फाई, ठीक है। तो स्मॉल फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि हमने जब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे अभी आगे की यूनिट्स में, तो हम वहां भी फ्लक्स पढ़ते हैं, वो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, इसलिए ई लिख दिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू सरफेस नॉर्मली, मतलब ये सर, और जरूरी क्या है, दिस वर्ड नॉर्मली, नॉर्मली मतलब ये जो सरफेस है इसका यूनिट वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में था, मतलब जो इसका एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर भी किस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में था, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में थी, ठीक, ये जरूरी है समझना। नॉर्मली इलेक्ट्रिक, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली निकलेगी, तो दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब आप बोलोगे सर जरूरी थोड़ी है एरिया भले ही ऐसे हो, क्लियर, एरिया क्या हो, ऐसे हो, इसी डायरेक्शन में इसका आउटवर्ड नॉर्मल हो, जो इसका यूनिट वेक्टर हो इसी डायरेक्शन में हो, क्लियर, हम समझ गए। बट जरूरी तो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो ऐसे ऐसे हो सकती है, हो सकती है बिल्कुल, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो सकती है, मतलब कुछ थीटा एंगल बना सकती है इसके साथ, ठीक है, किसके साथ, यूनिट नॉर्मल के साथ। यूनिट नॉर्मल के साथ कैसे, कि ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है इस डायरेक्शन में, तो ये क्या है, ये एंगल बना रही है किसके साथ, इसके यूनिट नॉर्मल के साथ। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस ब्लू कलर इज इन दिस डायरेक्शन एंड यूनिट नॉर्मल इज इन दिस डायरेक्शन। इस बोर्ड का यूनिट नॉर्मल यहाँ है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इस बोर्ड के अंदर से ऐसे स्लांट पास हो रही है, तो ये क्या है, एंगल बना रही है किसके बीच में, ये एंगल बना रही है ds वेक्टर, मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। सो व्हाट इज फ्लक्स हियर, यहां पर जो फ्लक्स आएगा वो कितना फ्लक्स आएगा, अभी हम ds सरफेस ले रहे हैं, डेल्टा एस सरफेस ले रहे हैं, तो हम इसलिए डेल्टा फाई लिख रहे हैं, ठीक है, वैसे टोटल फ्लक्स फाई होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा आगे। सो दिस इज नॉर्मल कंपोनेंट
नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया। मैंने क्यों लिखा नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? क्योंकि इसकी डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैसे निकालेंगे, पासिंग नॉर्मली टू सरफेस। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका नॉर्मल कंपोनेंट क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये थीटा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा ई कॉस थीटा, और इसी डायरेक्शन में क्या है ds वेक्टर है। क्लियर, इसी डायरेक्शन में ds वेक्टर है और इसी डायरेक्शन में ई कॉस थीटा है। तो यहाँ डेल्टा फाई ई कितना हो जाएगा, डेल्टा फाई हो जाएगा नॉर्मल कंपोनेंट ई कॉस थीटा इंटू ds या डेल्टा एस, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप डेल्टा एस से करिए क्योंकि स्मॉल सरफेस बोल रहा हूं मैं, तो यहाँ डेल्टा एस। क्लियर, अब ds डेल्टा एस इसमें क्या फर्क होता है, मैंने 11th क्लास में बताया था। डेल्टा हम यूज करते हैं डिस्क्रीट के लिए, जब हम गिन सके उसको, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स को गिन सके, स्मॉल पार्ट्स को। जब हम वो इनफाइनाइटली स्मॉल हो जाते हैं वो सारे पार्ट्स, तो डेल्टा किस में चेंज हो जाता है, डी में, मतलब डेल्टा फाई डी फाई में चेंज हो जाएगा। ठीक है, सबमिशन किस में चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, सबमिशन इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा। अभी देखते हैं उसको भी आगे। सो डी फाई ई इज ई कॉस थीटा इनटू डेल्टा एस, और वी कैन राइट इट आल्सो एज ई डॉट ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर। व्हाट इज दिस, डॉट प्रोडक्ट। सो flux, net flux or flux, electric flux through this surface area, electric flux through this surface area is given by E vector dot delta S vector। ठीक है, E vector dot delta S vector। अब ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया एक स्मॉल सरफेस से। हम स्टार्टिंग में क्या लिख रहे हैं कि एक बड़े से पार्ट की, सपोज ये मैंने क्या लिया, ये सपोज ऐसा है कि ये इस बोर्ड का, ये जो बोर्ड है व्हाइट बोर्ड है, इसका इतना ही सरफेस लिया मैंने, तो मैं बार बार डेल्टा एस लिख रहा था। क्लियर, यहां भी डेल्टा एस लिख लो, इसमें कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, ये डेल्टा एस। क्लियर, तो ये स्मॉल सरफेस की, इस स्मॉल से सरफेस से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकली तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मली निकली जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड उसको हम बोलेंगे स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस स्मॉल सरफेस से है। अब तो सपोज ये छोटा सा टुकड़ा क्या है, इस पूरे बोर्ड का एक पार्ट है। क्लियर, इस पूरे बोर्ड का क्या है, एक पार्ट है। तो सपोज मेरे पास एक 3D स्ट्रक्चर है, या इस पूरे बोर्ड का ही मुझे सपोज फ्लक्स निकालना है, इस पूरे बोर्ड से कितना फ्लक्स पास हुआ है। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक मेरे पास ये 3D डायग्राम है। क्लियर, एक बॉल है सपोज, तो इसमें यहां पर कुछ सरफेस होगा, मैं लूंगा ds1 डेल्टा s1 कुछ भी, यहां पर ds2, इधर ds3। ठीक है, इसका यूनिट नॉर्मल इधर होगा, इसका यूनिट वेक्टर इधर होगा, नॉर्मल ही होगा सबका। ठीक है, 3D में मैंने बताया था जैसे 3D है तो इस पॉइंट पे इधर होगा, इस पॉइंट पे इधर होगा। ठीक, बॉल के हर पॉइंट पे उसका आउटवर्ड नॉर्मल। देखो मैं अंदर नहीं बना रहा कभी नॉर्मल, हमेशा सरफेस से बाहर की तरफ बना रहा हूं। ठीक, सो दिस इज नॉर्मल वेक्टर। तो सपोज ये पूरा 3D, सपोज एक बॉल है, ये क्या बना है, छोटे छोटे सरफेस एलिमेंट से बना है। क्लियर, बहुत छोटे छोटे सरफेस एलिमेंट से बना है। क्लियर, अब बहुत छोटे छोटे सरफेस एलिमेंट से बना है। अगर ये इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल एलिमेंट्स हैं और बहुत ज्यादा एलिमेंट्स हैं, मतलब ये सारे ये सरफेस एरिया है। ठीक है, मैं जितना डॉट लगा रहा हूं ये एक सरफेस है छोटा छोटा, इसमें हमने हर पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, एक पॉइंट पे मैंने निकाला स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, ई डॉट डेल्टा S1, ये निकाला था अभी हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितने है, फर्स्ट सरफेस पे, इस सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना हमें पता लग गया कि कितना होता है, ई डॉट ds वेक्टर होता है। क्लियर, ई डॉट डेल्टा एस वेक्टर स्मॉल सरफेस से। ऐसे ही दूसरे उससे कितना फ्लक्स होगा, ई डॉट डेल्टा S2, इतना फ्लक्स होगा। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा पूरी सरफेस से, टोटल फ्लक्स कितना होगा, टोटल फ्लक्स सबको ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, टोटल फ्लक्स 5। पूरी सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा, 5। मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी निकल रही हैं इसमें से, वही तो फ्लक्स होता है ना। टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा, phi1 प्लस phi2 प्लस phi3 अप टू phi n। n क्या है,
नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ दिस सर्फेसिस, बहुत ज्यादा सरफेस है, ठीक है, राइट इट एज कैपिटल एन, कैपिटल एन इज बहुत ज्यादा सरफेस, मतलब सपोज इनफाइनाइटेसिमली लार्ज सरफेस है, इनफाइनाइट लार्ज सर्फेसिस हैं। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ई डॉट डी एस सब में आएगा, ई डॉट डेल्टा एस, है ना, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह क्या है, सेम है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है हर जगह तो क्या, या ऐसा आप लेके चलो टोटल फ्लक्स, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, एक जर्नल केस कर लेते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो यहाँ ई आएगा, अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो इस पे सपोज E1 होगी, इस पे E2 होगी, ठीक, तो सबको ऐड कर देंगे 1 1 2 2, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, I12N, दैट इज टोटल फ्लक्स। सो टोटल फ्लक्स क्या होगा, सारे फ्लक्स को E डॉट डेल्टा एस, E डॉट डेल्टा एस, E डॉट डेल्टा एस सब क्या कर दिए मैंने, ऐड कर दिए, डॉट, क्लियर, E डॉट डेल्टा एस मैंने क्या कर दिए, सबको ऐड कर दिए। ये सिर्फ एक समझाने का तरीका है छोटे छोटे एलिमेंट से फ्लक्स लेने का, तो इसमें ऐसा कोई डायरेक्ट डेरिवेशन नहीं है, बस आपको पार्ट्स बता रहा हूं कि छोटे छोटे फ्लक्स को ऐड करके हम क्या बोल जाते हैं, टोटल फ्लक्स। अब ये जो बहुत छोटा छोटा एरिया एलिमेंट है, ठीक है, बहुत स्मॉल एरिया एलिमेंट है, मतलब ये जो डेल्टा एस है ये ऑलमोस्ट टेंड्स टू जीरो है, मतलब बहुत स्मॉल ये डॉट, और ये इतने पास पास हैं ये सारे डॉट कि जो नंबर ऑफ टोटल सरफेसिस हैं ये सपोज टेंड्स टू इंफिनिटी, तो जब ये हो जाएगा तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, मैंने बताया था ये समीशन किस में चेंज हो जाता है, टोटल फ्लक्स में, जब ये n इनफाइनाइट है, मतलब बहुत सारी डॉट्स हैं, ठीक है ना, बहुत पास पास बहुत सारी डॉट्स हैं, और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एस बहुत स्मॉल सरफेस है, मतलब यहाँ यूनिट नॉर्मल, यहाँ यहाँ हर पॉइंट पे यूनिट नॉर्मल, तो टोटल फ्लक्स पूरे इसमें से क्या होगा, दिस समीशन चेंज टू दिस इंटीग्रेशन I डॉट ds वेक्टर, आई डॉट या आई भी लिखने की जरूरत नहीं है, समीशन इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, और ये क्लोज्ड मतलब क्लोज्ड इंटीग्रल, क्लोज मतलब इस सरफेस पे, इस क्लोज सरफेस पे टोटल फ्लक्स कितना होगा, कि जितनी सरफेस के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या आ रही है, बाहर आ रही हैं, सो दैट इज टोटल फ्लक्स। मैं आपको डायरेक्ट भी ई डॉट डी एस वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता सकता था, तो डायरेक्ट इसलिए नहीं बताया कि आपको क्रैम ना करना पड़े, इजीली लगेगी क्या है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कि सपोज मेरे पास एक 3D सरफेस है, तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस से बाहर आ रही हैं, ठीक है, इस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, बाहर आ रही हैं, दैट इज टोटल फ्लक्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस सरफेस। सो टोटल फ्लक्स इज ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इंटीग्रेशन। ये समीशन इंटीग्रेशन में कब चेंज होता है, यहाँ डिस्क्रीट है, मैं गिन सकता था कि एक सरफेस, दो सरफेस, तीन सरफेस, ऐसे 50 सरफेस, 100 सरफेस होंगे, ठीक है, बट ये जब बहुत स्मॉल हो जाती है सरफेस तो ये क्या लगता है, डिस्क्रीट नहीं रहता है, ये कॉन्टिन्यूअस मीडियम लगता है, एक ये पूरा कॉन्टिन्यूअस सरफेस बन गया, एक कॉन्टिन्यूअस एनक्लोज्ड सरफेस बन गया पूरा, तो ये समीशन किस में चेंज हो जाता है, इंटीग्रेशन में चेंज हो जाता है, क्लियर। सो फाई टोटल इज E vector dot ds vector integration, that is closed integral of E vector dot ds vector over a surface S। सपोज ये पूरी सरफेस जो है, इसका सरफेस एरिया क्या था, S, छोटे छोटे काम ले रहे थे, S1 S2 S3 डेल्टा S1 डेल्टा 2, पूरी सरफेस एरिया का S था, तो ये क्या, इंटीग्रेशन ओवर दिस सरफेस S, इंटीग्रेशन ओवर दिस सरफेस S। तो सपोज मेरे पास एक ये सिलेंडर है, ठीक है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं, क्लियर। तो यहां पर अगर कोई बोले टोटल फ्लक्स क्या होगा, तो मैं क्या बोलूंगा, इस सिलेंड्रिकल सरफेस में से, इस सिलेंड्रिकल सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं, ठीक है ना, कितनी इलेक्ट्रिक सरफेस, एक ये सरफेस हो गया इसका, एक इसका ये आउटवर्ड सरफेस हो गया, इस सिलेंडर का सरफेस तो ये भी है, सिलेंडर का सरफेस ये भी है, सरफेस 4 है इसके, इधर वाला सर्कल का यहां सरफेस है, इधर वाले का ये S2 यहां सरफेस है, इसका S3 यहां, इसका S4 यहां, बट काम के कौन से हैं, जिसमें जो सरफेस की डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, E डॉट ds, ठीक है, E ds cos थीटा, इधर तो क्या हो रहा है, cos 90 हो रहा है, सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल क्या हो रहा है, 90, तो ये सरफेस भी कुछ काम की नहीं है, ये सरफेस भी कुछ काम की नहीं है, आउटवर्ड नॉर्मल ये, आउटवर्ड नॉर्मल ये, इसमें क्या होगा, cos 180 डिग्री होगा, इसमें cos 0 डिग्री होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, सरफेस एरिया इधर, 180 डिग्री एंगल होगा, क्लियर।
तो ऐसे हम डिफरेंट केसेस में टोटल फ्लक्स निकाल सकते हैं. सो टोटल फ्लक्स इज ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर. टोटल फ्लक्स इज ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर. एक चीज रह गई बस इसकी यूनिट पूछते हैं 1 मार्क में. एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. जल्दी से अपनी कॉपी में नोट डाउन करो. फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होगी? फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें होती है? न्यूटन पर कूलम. F इज इक्वल टू क्यू ही होता है ना, तो E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू. F किसमें? न्यूटन में. चार्ज कूलम में, तो न्यूटन पर कूलम. ठीक है. और साथ में क्या है? सरफेस एरिया. सरफेस एरिया मतलब क्या होगा? मीटर स्क्वायर. सरफेस एरिया कितना होगा? मीटर स्क्वायर. तो ये कितना हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर. और क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर. ये भी होती है, अभी आगे बताऊंगा मैं कैसे होती है. इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर. जब नेक्स्ट चैप्टर पोटेंशियल पढ़ाएंगे उसमें देखेंगे. तो वोल्ट पर मीटर और यहाँ मीटर स्क्वायर. तो फ्लक्स कितना आ जाएगा? वोल्ट मीटर. तो फ्लक्स की यूनिट या तो वोल्ट मीटर लिख सकते हो आप, या न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर. यूनिट आपको जो भी क्वांटिटी पढ़ोगे सबकी अच्छे से पता होनी चाहिए कि कैसे हमने फाइंड आउट करनी है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. थैंक यू.